मैं ये प्रभाकर से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे सारे जो मीडिया के साथी हैं उनको बहुत शुरुआती तौर से कैसे आप यहाँ कोटा से पढ़ते हुए पढ़ाई करते हुए आपका सिलेक्शन किस तरह से हुआ, प्रारंभिक आपकी नौकरियां कहाँ कहाँ रही और फिर उसके बाद आपने किन किन साहसिक कार्यों में उनको अंजाम देने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। मैंने कॉमर्स कॉलेज में रहते हुए यहाँ बीकॉम करा, उसके बाद मैंने एमकॉम करा और मैं लॉ कर रहा था अपने गवर्नमेंट कॉलेज से। लॉ फर्स्ट ईयर जब मैं क्लियर कर चुका था, उसके बाद मेरा बीएसएफ में जो सीएपीएफ का पूरा एक कंबाइंड एग्जामिनेशन होता है, एसएसबी के थ्रू होता था और अभी यूपीएससी के थ्रू होता है, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, पहले दिल्ली पुलिस भी शामिल थी और आईटीबीपी, इन सब फोर्सेस का जॉइंट एक एग्ज़ाम होता है जिसमें डायरेक्ट एंट्री असिस्टेंट कमांडेंट, जो पुलिस में डीएसपी के रूप में जाना जाता है, उस पर डायरेक्ट मेरा सिलेक्शन हुआ। और अपने बैच में इनिशियल सिलेक्शन में मैं चौथे नंबर पर, मतलब मेरा उसमें नियुक्ति हुई थी, सेलेक्ट हुआ था। और ट्रेनिंग हमारी टेकनपुर में होती है। टेकनपुर में ग्वालियर के पास ट्रेनिंग करने के उपरांत मेरी पहली पोस्टिंग पंजाब में माधोपुर, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर माधोपुर एक लोकेशन है। तो जहाँ से पंजाब का बॉर्डर शुरू होता है, जम्मू का ख़त्म होकर के बॉर्डर पिलर 1 शुरू होता है पंजाब का, वहाँ पर मेरी पहली नियुक्ति एज ए कंपनी कमांडर के रूप में हुई थी। और जब मैं वहाँ 90 में पहुँचा तो पंजाब में आतंकवाद का बहुत ही खतरनाक दौर चल रहा था। मतलब मैं आपको बताऊंगा तो अभी शायद ताज्जुब होगा, जब मैं रेलवे स्टेशन पर उतरा तो सन्नाटा छाया हुआ था और सीआरपीएफ के और पुलिस के कमांडो रेलवे स्टेशन पे AK-47 के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे और एकदम ऐसा सन्नाटा था जैसे लग रहा था कि यहाँ कोई रहता ही नहीं। तो मतलब कौन से सन की बात है ये 90 की, तब पंजाब में आतंकवाद का ज़बरदस्त दौर चल रहा था और लोगों को ट्रेन में, बसों में उतार उतार करके माइनॉरिटी कम्युनिटी, उनकी हत्याएं करी जा रही थी, जगह जगह पे बम ब्लास्ट चल रहे थे। तो इस तरह का वो माहौल था और पंजाब बॉर्डर पर उस समय फेंसिंग नहीं थी। तो जब हम बॉर्डर पर हेडक्वार्टर में पहुंचने पर, हेडक्वार्टर हमारा माधोपुर एक लोकेशन है, वहाँ पर था। उसके दूसरे तीसरे दिन बाद हम बॉर्डर पर भेज दिए गए। तो जाने के मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने बाद ही हमने इन्फिल्ट्रेशन की एक बहुत बड़ी घुसपैठ की कोशिश करी गई। ढींडा पोस्ट है वहाँ पे, पहली जो पोस्ट है उसका नाम ढींडा ढींडा नाम की जगह था और अभी मैं वहाँ डीआईजी था गुरदासपुर में 2 साल पहले। तो मैंने उस पोस्ट का नाम, यदि आप जानते हैं तो, बबीता शर्मा है या एक समय, तो उनके हस्बैंड वो मेरे बैचमेट थे, मिस्टर सुभाष शर्मा, और उन्होंने अपनी शहादत कश्मीर में नोहट्टा में आईडी ब्लास्ट में उनकी डेथ हो गई थी। और वो पहले ऐसे अधिकारी थे जिनको टारगेटेड किलिंग हुई, मतलब वहाँ पे हजारों हमारे जवान और फोर्सेस के अधिकारियों की डेथ हुई, उसमें सभी फोर्सेस के लोग शामिल हैं। और इनके लिए वो आईडी लगाई गई थी वहाँ पर, मतलब इंटेंडेड टारगेट थे और ये इसमें ही इनकी शहादत हुई। तो इनके सम्मान में मैंने उस पहली पोस्ट का नाम शहीद सुभाष सीमा चौकी, उसका नाम अब बदल करके ये हो गया। तो वहाँ मेरी पहली तैनाती थी और वो जो मैंने बताया 1.5, 2 या 3 महीने, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा, तो पाकिस्तान की फायरिंग के बीच में आतंकवादियों और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, इनके एक बड़े समूह ने वहाँ पर घुसपैठ की कोशिश की। तो मैं वहाँ एज ए कंपनी कमांडर था और हमने जब इनको डिटेक्ट करा तो ज़बरदस्त हमारा एनकाउंटर हुआ और उसमें कोई 12 या 13 मेरे ख्याल से घुसपैठिए और आतंकवादी पहली बार मतलब वहाँ पर मारे गए। उसके बाद उस क्षेत्र से कभी भी घुसपैठ का कोई प्रयास नहीं करा गया और इसी तरह लगातार वहाँ कई एनकाउंटर चलते रहे। एक एनकाउंटर में मेरे अभी भी एक कट है, ये पहाड़ीपुर एक बीओपी है, तो
सिख आतंकवादियों का एक ग्रुप वहाँ से इन्फिल्ट्रेट कर रहा था रात को, और नदी के इस तरफ हम बैठे हुए थे घात लगा करके, और पार नदी के वो थे, और हम रोशनी में, चांदनी रात थी हल्की हल्की, तो उसमें दिख रहे थे कि आतंकवादी वहाँ बैठे हुए हैं, पर इधर क्रॉस नहीं कर रहे थे। और इसी लुका छुपी के खेल में सुबह 3-4 बज गए। अब ये तब की 90 की बात बता रहा हूँ, 90 लास्ट या 91 की हो सकती है। तो फिर फाइनली हमने ये डिसाइड करा कि रिस्क ली जाए और इन पर फायर खोला जाए। अब हमने जब फायर खोला तो वो काफ़ी फायर हो गया, मतलब काफ़ी 1500 से ज़्यादा राउंड, मतलब हमने गोलियां चलाई होंगी, मोटर चले होंगे रोशनी वाले, पर ये पता नहीं लग रहा था कि आतंकवादी मरे या नहीं मरे। और उस समय ये होता था कि भाई जो राउंड फायर हुए उनका हिसाब देना पड़ता था तो फिर कोई बाहर उस तरफ जाने को तैयार नहीं। तो उस ऐसी खतरनाक रात, और जब आप मिलिटेंट देख रहे हो कैसा, तो मैं फिर अपने 2-3 बहादुर जवानों के साथ वहाँ गया। तो हम जब गए तो मिलिटेंट खून तो पड़ा हुआ मिला, मिलिटेंट लगता है जो उनके साथ ही इंजर्ड हुए थे उनको खींच के ले गए, पर वहाँ पे मेरे हिसाब से 4 AK-47 और बड़ी मात्रा में ये एंटी पर्सनल माइन, एम्यूनिशन, ये सारी चीज़ें रिकवर। उसके बाद मेरी बटाला में और जलंधर में जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें हमारी बटालियन तैनात हो गई, वहाँ पर मेरी ड्यूटी रही। और 91 के लास्ट में हमारी बटालियन उस समय ऑपरेशन बजरंग और ऑपरेशन रेनो हो रहे थे। ऑपरेशन बजरंग और ऑपरेशन रेनो आपने सुना होगा, बहुत लार्ज स्केल पे उल्फा जो मिलिटेंट होते थे, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, जिसका परेश हुआ, अभी भी वो है, मतलब एक्टिव है, काफ़ी मात्रा में उन्होंने सरेंडर कर दिया है, पर अभी भी उल्फा मतलब एक्टिव है, बीच बीच में खबर आती रहती है, पर उस समय उसका प्रचंड प्रकोप चल रहा था। तो BSF पहली बार वहाँ पर अपर आसाम में एंटर, अदरवाइज वहाँ पर आर्मी ऑपरेट कर रही थी, जो मैंने बताया, ऑपरेशन बजरंग और ऑपरेशन रेनो, और लोकल पुलिस थी, और शायद CRPF रही हो। पर जब हम वहाँ गए तो हमें वहाँ पे CRPF नहीं मिली, BSF थी और पुलिस थी। तो ये बात है 92 की। तो हमारा हेडक्वार्टर था तिनसुकिया में, 4 डिस्ट्रिक्ट आती है अपर आसाम में, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, जोरहाट और शिवसागर। तो हमें वहाँ पर, मेरे को एज ए कंपनी कमांडर ही था मैं, तब 92 की बात है, तो मेरे को डिब्रूगढ़ भेज दिया गया। जब मैं डिब्रूगढ़ में गया तो वहाँ पर मिस्टर DK पाठक SSP थे, जो बाद में DG BSF बन करके महानिदेशक, मतलब अभी 6-7 साल पहले BSF के DG भी वो बने। तो जब वो मुझे मिले, मैं जा करके बताया SP साहब को मिलना रहता है, जो भी आपके SSP कलेक्टर हो, DM हो, तो उन्होंने कहा प्रभाकर, तुम यंग अधिकारी हो, तुम काम करो उल्फा के खिलाफ, और हम तुम्हें जो भी मदद चाहोगे वो देंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि, मैंने कहा सर मैं तो बिल्कुल नया हूँ, लैंग्वेज बिल्कुल असमी लैंग्वेज है। तो उन्होंने कहा कि पूरी हम मदद करेंगे। वहाँ के DM साहब का मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक है सर, मैं ऑपरेट करूँगा, पर मैं छोटी छोटी टीम में ऑपरेट करूँगा, मतलब बड़ी बड़ी टीमों को लेकर के नहीं चलूँगा, और 4-5 जवान अपने साथ लेके चलूँगा, जिसमें 1-2 यूनिफॉर्म में रहेंगे और बाकी सिविल में रहेंगे, ताकि हम आइडेंटिफाई नहीं हो सकें। पर आपको कोई, हमें एक आध बंदा ऐसा देना पड़ेगा या ऐसी इंफॉर्मेशन शुरू में देनी पड़ेगी जिसमें हमको मतलब पता लग सके किस जगह पे मिलिटेंट ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये मतलब भाषा की समस्या भाषा की भी समस्या, और कहाँ कर रहे हैं आप, आउट ऑफ सडन ऐसी जगह चले जाएं। हम सब तो जो सेंट्रल जो फोर्सेज हैं, इनका तो करेक्टर बिल्कुल ऐसा रहता है, और इंडिया के लोग रहते हैं, हिंदी समझने में भी कई बार दिक्कत रहती है, तो असमी और इस तरह की लैंग्वेज तो सवाल ही नहीं उठता। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको हर 5वें-7वें दिन एक आपको गाड़ी चेंज कर दिया करेंगे, और जहाँ भी आप जाओगे तो आपको जो वहाँ की जो पुलिस है वो पूरी मदद करेगी, और ये पर्टिकुलर एरिया आपको, मतलब उन्होंने जनरल मेरे को ब्रीफिंग दी कि इन एरियो पे सुनाई पड़ता है कि ये मिलिटेंट आते हैं, घूमते हैं,
तो उसमें दुलियाजान नाम का एक जगह था, वो भी उन्होंने मुझे बताया। अच्छा, हमें कुछ भी ज़्यादा जानकारी नहीं, और मिलिटेंट को तो ढूंढना मतलब घास के ढेर में सुई के तिनके को ढूंढने जैसा है। आपको ना भाषा आती और लोकल सपोर्ट है और इतना बड़ा, और लोगों में बड़ा आतंक रहता है जहाँ भी ये रहता है, मतलब कोई इन्फॉर्मर बनना नहीं चाहता, किसी भी प्रकार का से आपके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता, मिलना नहीं चाहता। बात तो मतलब ऐसी स्थिति में, और सब एक दूसरे को जानते हैं, तो आप यदि किसी को कहो भी तो वो किसी भी हालत में कोई से भी लालच में भी आपका साथ नहीं देगा। तो दुलियाजान में मैं शायद मेरे ख्याल से 15-20 दिन गए होंगे। तो अब मैंने जब उनसे पूछा कहाँ कहाँ, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि ठहर जाए एक मिनट, तो कर लेंगे बात। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से प्रभाकर इस एरिया में है। तो मैं घूमना शुरू कर दिया। अब जब आप घूमते हो, फील्ड में जाते हो, गांव में, रिमोट एरियाज में, तो क्या है कि ग्राउंड एक सबसे बड़ा मास्टर है। ग्राउंड पे जब आप घूमोगे तो आपको पता लगने लग जाता है। जैसे शहर में भी आपके सारे एरिए बदमाशी ज़्यादा नहीं होती, या ड्रग्स होती है, बदमाशी होती है, क्राइम होता है, पर्टिकुलर कुछ एरिया है उनमें आपके क्राइम ज़्यादा मिलता है। हर जगह पे नहीं होता, कुछ लोकेलिटी शांति प्रिय रहती। तो यदि आप सिंसियरिटी से, डेडिकेशन से उन एरियो में जाओ तो अपना आप पता लगने लग जाता है किस जगह पे भागने के ज़्यादा मौके हैं, कहाँ इनकी शरणगाह है, कौन लोग इनको हेल्प करते हैं। अपने आप को और घूमना पड़ेगा। यदि आप सोचो ऑफिस में बैठ के तो शायद नहीं हो पाएगा। तो मैं दुलियाजान के रिमोट एरिया में ऐसे ही अपनी जिप्सी में घूम रहा था एक दिन। अपने सफ़ेद रंग की जिप्सी थी, जनरली पुलिस की तो जो जिप्सियाँ अलग रंग की ग्रीन रंग की होती है। तो सामने से मैंने देखा एक पतला सा रोड था, मतलब कोई 7-8 फीट चौड़ा ही होगा कि एक गाड़ी आ पाए, 8-10 फीट होगा ज़्यादा से ज़्यादा। सामने से एक मोटरसाइकिल आ रही थी, उसमें 2 लड़के थे यंग। तो मैं समझ गया कि इस जगह पे यार ये यंग लड़के होना। दूर से मैंने देख लिया 100 मीटर से। अच्छा, उन्होंने सिविल वो देखी वहाँ, ये अपने जो ऑयल के बड़े गैस के कारखाने वो हैं, गैस के जो कुएँ रहते हैं वो हैं। दुलियाजान बड़ा फेमस है ONGC और ऑयल इंडिया के वहाँ पर। तो वो आगे बढ़ते गए और मैं जिप्सी में, मैंने अलर्ट कर दिया मेरा जो ड्राइवर था। मैंने कहा तुम भाई तैयार रहो, ये कोई डाउटफुल है और ये हो सकता है इनको निकलने नहीं देना है, रोकना है। अब जब वो नज़दीक आए तो मैंने कहा गाड़ी इनकी मोटरसाइकिल की तरफ लगा दे। तो जो ही वो गाड़ी उनकी तरफ करी तो वो एकदम हतप्रभ रह गए। उन्हें आशा नहीं थी, वो सोच रहे थे आराम से साइड देगी, जिप्सी सिविल है और निकल जाएगी। पर मैंने उनके चेहरे पे, मतलब मैं आगे सिविल ड्रेस में बैठा था, तो मैं उनके चेहरे पे देखा, मैंने कहा उनकी घबराहट के टिपिकल जो आते हैं अपराधी के मन में, उस तरह का था। तो मैंने उसको, ड्राइवर को कहा, मैंने कहा अड़ा दे इसकी गाड़ी। तो मुझे चिंता नहीं थी पुलिस की दी हुई गाड़ी, जिप्सी तो हल्की थी, अड़ते ही वो दोनों एकदम नीचे गिरे और यंग लड़के लग रहे थे मजबूत से। तो मैंने जवानों को कह दिया था कि उतरते इनको दबोच लेना, ये हो सकता है भागने की कोशिश करें और फायर नहीं करना है, क्योंकि कई बार सिविलियन भी डर के मारे जब आप ऑपरेट करते हो तो भागने की कोशिश करते हैं, डरते हैं। तो जो ही हमने उनको दबोचा तो वो एकदम जैसे फंस जाता है ना कोई तेंदुआ जाल में, इस तरह से उनका रिएक्शन था और वो ऐसे ऐसे करने लगे। तो जो ऐसे करने लगे, हमने पिस्टल मैंने निकाल के, मैंने कहा बिल्कुल हिलो मत, अदरवाइज। तो हमने पकड़ लिया तो देखा दोनों के पास एक एक पिस्टल था। पिस्टल देखते ही 9mm का हमारे, हमने कहा यार ये तो बहुत तगड़ा कोई हमारे चीज पकड़ में आ गई और अनएक्सपेक्टेड था। तो हम उनको पकड़ के लेके दुलियाजान पुलिस स्टेशन में ले गए। और वहाँ जब ले गए तो वहाँ तो जो उसको ले गए तो जितने पुलिस और SHO थे उनके सबके तोते उड़े हुए थे। चेहरा ऐसा हो गया उनका जैसे कोई प्राणी सूख गए। तो मैंने कहा भाई इतना डरे हुए थे क्यों दिख रहे हैं, कौन है? तो पता पड़ा कि डिब्रूगढ़ का जो डिस्ट्रिक्ट कमांडर था उल्फा का, अमूल्य गोगोई, मुझे आज भी याद नाम है, 92, मतलब 33 साल पुरानी। क्या नाम है? अमूल्य गोगोई, अमूल्य गोगोई। अमूल्य गोगोई वो पकड़ा गया, मतलब पहले शॉट में ही। और वो दूसरा जो लड़का था उसका नाम राजू बरुआ ऐसे कुछ था, वो उसका पर्सनल गार्ड था। और जितनी देर में मुझे, मेरे ख्याल से आधा घंटा लगा होगा, तब तक तो पूरा डिब्रूगढ़ में मतलब शट डाउन हो गया। मतलब उसका प्रभाव इतना जबरदस्त था, कैसे खबर पहुंची, तब तो ये भी नहीं होते थे माउंट, कुछ भी नहीं होते थे।
पर एकदम मतलब शट डाउन हो गया सब जगह की भाई बहुत बड़ी इंसिडेंट हो गई है। तो इस तरह से ये पहली इंसिडेंट वहाँ जाने के मतलब 15-20 दिन में ही मतलब ये हुई और बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसके बाद बड़े वो जो डीके पाठक साहब थे उन्हें बड़ा विश्वास हो गया और हमने और भी कई उल्फा के लड़के पकड़ लिए जो थे। उन्हें लगने लगा यार तो बड़ा तगड़ा काम कर रहे हैं इतना कम समय में। उसके बाद उन्होंने इससे ही हमने पूछा और कहाँ कहाँ पर भाई तुम्हारे घूमते हैं साथी घूमते हैं। तो मोरान एक और जगह थी डिब्रूगढ़ शिवसागर रोड पे एक मोरान नाम की जगह थी। उन्होंने कहा था आप उधर भी कभी आते हैं। तो मोरान नाम की जगह में हम एक बार चले गए शाम को 5 बजे। ऐसे मैं रोज नहीं निकलता था पर ऐसे ही 5 तारीख जनरली मैंने सोच के रखता था कि जब अंक 5 हो समूह मेरा डेट ऑफ बर्थ 5 तो मैं जब भी ऑपरेशन पे निकलता था तो मैं 14, 5 और 23 इस तरह की अभी पता नहीं वो रहता है तो वो लेकर के हम निकले। तो मोरा एक हमने हमारे पास ये मारुति वैन थी गाड़ी में। उस दिन हमारे पास मारुति वैन थी। वही जवान 5-6 उनमें से 1-2 वर्दी में बाकी सिविल में। तो एक टी स्टेट था। टी स्टेट में हम जाने लगे और शाम के बज रहे होंगे। हमें डर भी लग रहा था यार ये बिल्कुल सुनसान जगह है और ये कह रहे हैं मिलिटेंट भी आपकी तरह ही आर्मड रहते हैं और जनरली 3, 4, 5 और रिमोट एरिया में ज़्यादा भी हो सकते हैं। उस समय तो काफ़ी मात्रा में थे। तो हमने देखा कि एक जगह जाके मैंने मेरी वो खड़ी कर दी वेन। मैंने कहा इसमें चलना खतरनाक है कोई अपन पर फायर कर देगा तो वेन तो कहीं भागने की भी उसमें गुंजाइश नहीं होती। तो पैदल हम चलने लगे। मैंने अपने लड़कों को कहा मैंने कहा भाई अलर्ट रहना। तो सामने से हमने देखा कि साइकिल चली आ रही है। एक साइकिल ऐसा लगा हमें तो मैंने सोचा कोई हो सकता है ये जो रहते हैं टी गार्डन में काम करने वाले ये रहते हैं ये होंगे इनमें से कोई होगा। मैंने कहा आने दे से नजदीक हम साइडों में छुप गए और अंधेरा था तो दिख भी नहीं रहते। तो जो ही साइकिल में मुझे ऐसा लगा सामने 2 जने बैठे हुए थे पीछे कोई साइकिल और रही हो तो पता नहीं। तो मुझे ऐसा लगा ये जो आगे बैठा हुआ है इसने डंडा हाथ में पकड़ रखा है कोई जानवर या ऐसे ही गाय है या। तो मैंने एकदम पकड़ लिया उसको। साइड में खड़े थे उन्हें पता नहीं था यहाँ पे ये हम लोग हैं। एकदम पकड़ लिया और पकड़ते ही वो जो पीछे वाला जो चला रहा था वो दौड़ा। तो जब मैंने पकड़ा उसको जिसको मैं डंडा पकड़ रहा था बेसिकली वो यूएस कार्बाइन थी हाथ में। मतलब जिसको मैं डंडा समझ रहा था वो मिलिटेंट था। यूएस कार्बाइन एक हथियार होता है कार्बाइन वो कार्बाइन थी। पर मैंने कहा ये तो मिलिटेंट है। मैंने कहा पकड़ो दूसरे को भी। तो उसको तो हमने दर्द दबोचा एकदम उसके तो भाग नहीं। उसका नाम था केशव बेदिया मुझे आज तक याद है। हाँ केशव बेदिया। और उसका जो वो था जो लड़का भागा तो मेरा एक जो गार्ड का लड़का था उसके पीछे भागा। तो इसके हाथ में थी G3 नाम की एक राइफल थी। SLR टाइप में आती है चाइनीज राइफल G3। और इस मिलिटेंट ने भागते हुए हम पे पूरा ब्लस्ट मारा। अब वो किस्मत की बात है मरना मारना तो। और हमने इसको तो मैंने जो अपने 2 जवान थे मैंने कहा इसको तो मिलना ही मत। 2-4 उसके सेवा भी कर दी और इसके पीछे हमने दौड़ लगा दी वो फायर कर रहा है। और इन जवानों को कह दिया ये तो हिले तो ये तो मतलब इसको हम कुछ कर भी सकते थे तो हथियार मिल गया था। वहाँ कोई देखने वाला भी नहीं था क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और साहब फिर उसके साथ हमारा एनकाउंटर कोई अगले आधे घंटे 1 घंटे रात में वो फायर कर रहा हम पीछे पकड़ रहे और हमने उसको आधे पौन घंटे बाद मार गिराया। मतलब फायरिंग में मारा गया वो उसका नाम था इलियास टोको। उसका नाम वो था एरिया कमांडर। और पीछे कोई साइकिल रही तो वो हमें पता नहीं पर ये एक मारा गया और एक पकड़ा गया। तो ये केशव बेदिया था अभी भयंकर भयभीत हो गया। और इन सब ने मेरे बारे में सुन लिया था यार इस तरह से कोई प्रभाकर जोशी नाम का अधिकारी ऑपरेट करता है। तो इसी बीच में मेरे को एक आधा एनकाउंटर और हुआ और उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा एक जवान की डेथ हो गई। मतलब एक जगह गए हम और मिलिटेंट पहले से ही तैयार थे और फायरिंग में उसमें उस जगह से जहाँ मैंने ये मोरान बताया इससे कोई 20-25 किलोमीटर दूर शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में जगह आती थी। अब ये पर कुछ करा नहीं जा सकता। मतलब कौन मरेगा मारेगा ये एनकाउंटर तुम्हें पता नहीं लगता। बड़ा मुश्किल है समस्त सावधानियों के बावजूद।
फिर ये डी.के. पाठक साहब ने और हमारे कमांडेंट साहब ने कहा शिव सागर में उस समय बड़ा जोर था मिलिटेंसी का, उल्फा के मिलिटेंटों का, और कि प्रभाकर तुम वहाँ जाओ, वहाँ ऑपरेट करो और वहाँ पर तुम्हें अच्छे मतलब काम करने का मौका मिलेगा। तो मैं चला गया। इस बीच में इस केशव वैद्या की सहायता से हमने और कई लड़के पकड़े पर वहाँ डिब्रूगढ़ में रहते हुए, और उसमें एक ऐसा बंदा मैंने पकड़ा जो उल्फा के कैंप में कुक का काम करता था। वो जो मिलिटेंट था वो उल्फा के जो बर्मा में और कैंप थे उसमें वो कभी कुक का काम करा हुआ था। मतलब तो जनरली वहाँ पे जितने भी इनके कैडर के लोग आते थे वो जानता था चेहरे से। उसका नाम कोई बरुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा। उसको बाद में हमने भर्ती भी कराया पर वो छोड़ दिया उसने, कुछ ऐसे ही था, उपद्रवी टाइप ही था। तो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत कराई थी उसकी भर्ती। तो शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में साहब हम वहाँ आ गए। वहाँ 15-20 मिलिटेंटों को पकड़ के 5-7 को मार के इस तरह से अलग अलग उसमें। और मिस्टर उमेश कुमार सिंह वहाँ पर एसएसपी थे तब जब मैं शिवसागर में गया। वो भी बाद में असम पुलिस के डीजी बन के शायद अभी रिटायर हो गए। तो वहाँ पे जब मैं गया तो सुल्फा मिलिटेंटों का एक बहुत बड़ा ग्रुप था वहाँ पे। सुल्फा आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। एक तो उल्फा होता था और जो सरेंडर उल्फा थे उनको सुल्फा कहा जाता था, सरेंडर उल्फा। तो गवर्नमेंट ने, असम गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी के तहत इन लोगों को इनकी सिक्योरिटी के लिए हथियार रखने की अनुमति दी थी। तो ये 10-12-15 एक ग्रुप में रहते थे और जयंत हजारिका नाम का एक था इनका जो मेन लीडर था, वो वही शिवसागर बेस था। तो जब मैं वहाँ गया तो इससे भी मिलाया गया। इसने मुझे फिर जनरली एरिया के बारे में बताया कि सर यहाँ पर ये इस एरियो पर मिलिटेंट घूमते हैं। तो वहाँ उस समय जो सबसे ड्रीडेड मिलिटेंट था जो डिविजनल कमांडर कह रहा था, इनकी भी पूरी हायरार्की रहती है, एरिया कमांडर, सेक्शन कमांडर, एरिया कमांडर, डिस्ट्रिक्ट कमांडर, फिर पूरा एक 4-5 डिस्ट्रिक्ट को मिला करके डिविजनल कमांडर। इस तरह से एक पूरी मिलिटेंट की हर जगह पे है ये, ऐसा नहीं वहीं पे पूरे इनके ग्रुप के इस तरह से ही है। और हायरार्की रहती है, जैसे अपन फोर्स में पुलिस में आदेश चलता है वैसे ही उसी से वो पूरी कमांड लेते हैं। तो एसएसपी साहब ने मुझे एक दिन ऐसे ही बताया कि प्रभाकर एक पर्टिकुलर गांव में, ऐसे ही गांव का कोई नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा वहाँ कोई नर्स रहती है और वो शिवसागर से कोई 40-50 किलोमीटर दूर वो जगह थी और काफ़ी रिमोट एरियाज में थी। रोड शोड मतलब कम से कम 20-25 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, कच्चे में गाड़ी चलानी पड़ेगी, इस तरह का एरिया था। तो कि तुम वहाँ जाना और कभी हो सकता है अनायास जाओ तो कुछ तुम्हें वहाँ मिल जाए, या वो नर्स से पूछताछ करोगे तो तुम्हें कुछ वो बताए मिलिटेंट्स के बारे में। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आप कोई आदमी दो जो मुझे वहाँ तक ले जाए पुलिस का। तो उसने मुझे एक होमगार्ड का जवान दे दिया कि ये सारा एरिया जानता है और ये गाड़ी चला लेगा। तो मैं उसको लेकर के, ऐसे मैं बताता नहीं था कि कब जाऊँगा क्योंकि कोई पता नहीं उनसे मिला हुआ हो तो मेरा ही उल्टा एम्बुश कर दे और एनकाउंटर, क्योंकि हम तो 4-5 जने ही चलते थे तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती थी। तो एक दिन मैं ऐसे ही वही मौका तिथिवार देख कर निकल गया वहाँ पर। मैंने कहा चलो, और शाम को जनरली मैं 4-5 बजे जाता था, थोड़ा उजाला और थोड़ी देर बाद जब अंधेरा हो जाए, ताकि आपको ज़्यादा डिटेक्शन नहीं हो कौन जा रहा है कैसे जा रहा है, इस तरह पता नहीं लगता मतलब। और आई कार्ड हम सब लेते थे पर एक आध जना वर्दी में, बाकी सिविल ड्रेस में। अब साहब हम एक पर्टिकुलर जगह पे गए जो तिराया टाइप था गाँव में, मतलब जहाँ हम पहुँचे उसके लेफ्ट हैंड में एक टूटी फूटी ज़मीन थी, मतलब खड्डा टाइप आप मान लीजिए। इसमें काफ़ी घास वास थी और उसके बगल में एक नहर बह रही थी और लेफ्ट हैंड में ही एक रास्ता जा रहा था और एक जिस तरफ से हम आए और एक सीधे चला जा रहा था। तो हमारी जिप्सी उस पॉइंट से ज़्यादा आगे नहीं जा सकती थी, पगडंडी थी। और राइट हैंड पे हमारे मकान थे। वहाँ पे यदि आप देखा हो आप लोगों ने कभी असम, गुरुजी ने तो देखा तो ग्रोव्स रहते हैं, मतलब एक अपने क्या नाम है इसके, जो सुपारी आती है इसके पेड़ रहेंगे,
और छोटा सा एक वो तालाब पॉन्ड टाइप रहेगा, उसमें तो मछलियाँ मछलियाँ रहती हैं। और आपके ये काफ़ी पेड़ शेड़, ये कटहल के पेड़ जो उन एरियो में होते हैं, और उसमें वो झोंपड़ी वोंपड़ी एक रहेगी। फिर धान का खेत आ जाएगा, फिर कहीं पे वो इस तरह का एक पर्टिकुलर ग्रोव मिलेगा, उसमें मकान होगा। तो दूसरी तरफ इस तरह से मकान थे, तो 3-4, अंधेरे में बहुत ज़्यादा पता तो नहीं लग रहा था। तो मैंने उस ड्राइवर से कहा, मैंने कहा, उसने कहा सर इस रास्ते पे जो पगडंडी जा रही है, इस पर आधा 1 किलोमीटर आप चलो। आप चलोगे तो मतलब वहाँ पता कर लेना 1-1.5 किलोमीटर जा करके, और वहाँ वो हो सकता है लोग बाग बता दें, क्योंकि नर्स है तो गाँव में नर्स इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। बच्चे पैदा करने से लेकर के ट्रीटमेंट से तो पॉपुलर रहते हैं, और कोई वहाँ सहायता रहती नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, हम पूछते हुए, और जो भी वहाँ तब तक बज गए थे 6:30। नॉर्थ ईस्ट में अंधेरा जल्दी हो जाता है, 4:30-5 बजे से ही अंधेरा। और उजाला भी जल्दी होता तो है। साहब हम वहाँ उसके नर्स के वहाँ पूछते पूछते पहुँचे, तो पता पड़ा वो ताला लगा हुआ है, वो नर्स नहीं है वहाँ, वो कहीं गई हुई होगी, और हमारे किस्मत से वो मिली नहीं। अब हम बड़ा डिमोरलाइज हुए, क्योंकि वहाँ 50 किलोमीटर आने में हमें 2-3 घंटे लग गए थे, मतलब पूरी पैदल। और वापस जाना तो मन में थोड़ा डर भी रहता है, यंग एज थी, पर डर तो फिर भी रहता है ऐसी जगह पर आप घूमो, और सावधानी, कहीं आप एम्बुश हो जाओ, माइंड ब्लास्ट हो जाओ, कुछ पता नहीं रहता। तो हम आने लगे, तो मैंने कहा यार पूरे अलर्ट हो जाओ, जो भी हमारे पास हथियार थे, और जिस तरह से टैक्टिकल रूप में चलते हैं उस तरह चल रहे थे। तो जो हम आ रहे थे, तो वही जो राइट हाथ में मैंने आते समय लेफ्ट हो गया, वहाँ पे कुछ लड़कों की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने कहा यार ये चुपचाप चल के इनके पास, अच्छा वहाँ कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि फोर्स के लोग घूम सकते हैं, वो घूमते होंगे तो मिलिटेंट घूमते होंगे ये जनरली। तो वहाँ जाके हमने देखा, चुपचाप पकड़ लिया हमने एक दो को, वो हथप्रभ रह गए कि यार ये कौन आ गए भूत की तरह। तो वो डर गए, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हम तुम्हें देखा दारू वारू पी हुए जो लोकल ऐसे ही रहते हैं शरारती बच्चे और बिगड़े हुए वो थे। तो बाकियों को तो मैंने भगा दिया। एक उनमें हिंदी जानता था ढंग से, दिखने में तो ऐसा ही था, फटाफटा मतलब कमजोर था, पर हिंदी वो समझ रहा था, और मुझे उसका आईक्यू लेवल उन लड़कों के मुकाबले तेज लगा। तो मैंने कहा कि भाई, मैंने कहा तू कहाँ का रहने वाला है? तो उसने कहा यहाँ से आधा किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ पे किनारे में मेरा घर है, वहाँ रहता हूँ। मैंने कहा करता क्या, खेती वेती करता हूँ, गाय वाय चराता हूँ, मजदूरी कर लेता हूँ। तो मैंने कहा तू यहाँ बता, यहाँ उल्फा उल्फा आता है कि? अच्छा वो समझ गया था ये फोर्स के लोग हैं, क्योंकि हम तो हिंदी बोल रहे थे, और वो समझ गया, तेज था आईक्यू। तो कहने लगा सर मुझे कल ही आपकी तरह हथियार लिए हुए लड़के मिले थे, और मैंने दारू पी रखी थी, तो मेरी पिटाई भी लगाई, और कहा कि तू यदि अगली बार पिया हुआ मिल गया तो तुझे मतलब गोली करेगा, ऐसा बोलता वहाँ हिंदी में। तो मैं बहुत डर गया। तो जो ही उसने कहा, मेरे एकदम खड़े हो जाते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अरे यार ये अपन तो वास्तव में मतलब इनके हार्ट ऑफ जो इनका मिलिटेंटों का उस जगह पे आते हैं। तो मैंने कहा कैसे हथियार थे? तो उसने बताया था अब ये इस तरह की आपके पास कार्बाइन और जो AK-47 है, इस तरह के वेपन थे, और पीठ पे उनके पिट्ठू लगे हुए थे, वो टिपिकल जो मिलिटेंट होंगे, चाहे वो कश्मीर के हो, अपना सामान पूरा लेकर के, और 5-6 थे। तो मैंने कहा यार हम भी 5 और वो भी 5, और ये कह रहा है कभी मिले, तो मैं तो कहा ये तो बड़ी भयावह स्थिति हो गई, अनएक्सपेक्टेड था। ये तो बता रखा था कि कई बार बड़े ग्रुप में भी उल्फा घूमता है, पर ऐसी क्लोज जगह पे हम आ जाएंगे अकस्मात, ये मुझे आइडिया नहीं था। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई तू हमें खबर वबर देगा, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं, किससे मिलते हैं, किस एरिया में लगातार आते हैं? तो कहने लगा कि सर मैं तो कैसे दूंगा, आप तो कहाँ शिव सागर में, उस समय कोई मोबाइल और ये तो थे नहीं। तो मैंने कहा यार तेरे घर आ जाएंगे हम, तू तेरा घर दिखा दे जो बता रहा है, और तू किसी को कहना मत। मैंने उसे कुछ 50 रुपये, उस समय बहुत बड़ी बात होती थी, वो भी निकाल के दिए, और मैंने कहा तेरा घर देख लेंगे, तो फिर 10-15-20 दिन बाद मैं जब कभी आऊँगा, तब तक तू खबर इकट्ठी करके रखना, फिर देखते हैं क्या होता है, किस तरह अपन काम करेंगे। तो हम उस जगह पे पहुंच गए साहब, जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी थी, और मैं उसको आराम से कंधे पे हाथ रख के उसके चला आ रहा था। तो वहाँ पहुँच के मैंने मेरे ड्राइवर से कहा कि तुम यार, जो होमगार्ड का ड्राइवर था उसने मना कर दिया था वहाँ रहने को,
जब मैंने कहा ना तुम इधर ही रुक जाओ, उसने कहा नहीं साहब मैं नहीं रुकूंगा, वो डर गया कि यार ये जगह खराब है। वो भी हमारे साथ ही आ गया था। तो जब वापस पहुंचे तो मैंने कहा जा तेरी गाड़ी चेक कर ले, किसी ने उसमें आईडी वाईडी तो नहीं लगा दी, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस रहती है ना, वो तो नहीं लगा दी कहीं से। और मैंने एक दो जवान भी कहा कि तुम भी जा करके देख लो कि भाई चेक कर लो कहीं अपन मतलब धोखा हो जाए और अपन बैठने लगे तो पता पड़ा गाड़ी उड़ गई। तो जो ही वो गाड़ी को देखने गए तो एकदम फायर की आवाज आई ट्रर करके। तो हम मेरे फर्स्ट जो रिएक्शन था मेरा वो, मैंने ये सोचा कि कार्बाइन एक हथियार होता है, पहले छेद वाली आप लोगों ने देखी होगी, छोटी होती थी, कार्बाइन कहलाती थी। वो क्या एक्सीडेंटल फायर कर देती, उसका नेचर है यदि गिर जाएगी तो अपने आप भी वो कॉक होकर के फायर कर देती। और इतनी देर में ही तो जब तक मेरे दिमाग में ये आइडिया इस तरह का मतलब वियर्ड आइडिया निकले, तब तक तो सामने से धैं धैं मतलब इतना जबरदस्त फायर आ गई हमारा, मुझे खुद को ही पता नहीं कौन अपने आप साइकोलॉजिकल और वो आदमी का जो शरीर है डर में वैसा ही रिएक्शन करता है, चाहे वो ट्रेंड हो या अनट्रेंड हो। आप देखेंगे कहीं भी सिविल भी अपना आप नीचे लेटना और झुक जाना, ये सब नेचुरल है जान बचाने के लिए। तो हम सारे के सारे कौन कहाँ गिरा पता नहीं, और वो सामने से अपनी में बुरी तरह से गालियाँ जो भी रहती हैं अपनी वो दे रहे थे, और फायर आ रहा भयंकर, हिंदुस्तानी कुत्तों और मुकाबला करो और सब मारे जाओगे और सरेंडर कर दो, ये इस तरह की। और सबसे पहले तो मैंने देखा जब मैं गिरा तो मैंने कहा ये हमारे कितने साथी मरे एकदम। और फायर जो मैंने बताया ना कि दबी हुई जमीन थी जहाँ पर घास फूस थी, वहाँ कोई मिलिटेंट छिपे हुए थे। और मैं समझ गया कि ये वही ग्रुप है जिसके बारे में ये बात कर रहा था, और इन्होंने हमें जाते हुए देख लिया था। तो उन्होंने हमको ठिकाने लगाने की उल्टा मतलब पूरी तैयारी के साथ। अब मैंने सबसे पहले अपने जवानों को देखा तो भगवान की कृपा से वो कोई 10 मीटर कोई 20 मीटर ऐसे 50 मीटर में वो इतनी सी जगह में ही फैले हुए थे। तो सबने खुश खुश करते हुए कहा था हम भी ठीक है हम भी ठीक है। वो जो सोच था वो तो भाग छूटा वो तो पता नहीं कहाँ अंदर ध्यान हो गया। फिर मैंने कहा सब पीछे चलते आओ, मतलब पीछे जो मकान मैंने बताया था मकान की तरफ थोड़ा वो हाइट पे रोड था तो थोड़ा सा नीचे आ जाओ। मैंने कहा अभी पहली शॉट में अपन यदि गोली लग गई होती तब तो अपन सब जाते रहते, या जिसके भी कोई 50 किलोमीटर तक कोई सहायता आने की उम्मीद नहीं थी, वायरलेस सेट काम नहीं करते। तो हमने वो एक घर के जो बाउंड्री रहती है वहाँ पे हमने पोजीशन ले ली, तो बीच बीच में हमने भी एक दो राउंड फायर करा। और मैंने मेरे जवानों से कहा फायर मत करना, क्योंकि यदि ये बंदूक ही अपनों को जान बचाएगी। फिर फायर में क्या होता है जोश में आप खूब फायर कर देते हो और एमिनेशन ही खत्म हो गया, और रात के उस समय बज रहे होंगे 9 साढ़े 9, तो आपको रात भर रुकना है कब तक, मतलब और मिलिटेंट कितना है ये भी हमें नहीं पता। और ये भी हमें पता है कि कोई फोर्स हमारे मतलब डिफेंस के लिए नहीं आ सकती किसी भी हालत में। शायद सुबह 3:30 बज गए, वो कुत्ते चारों तरफ घूमे, कभी इधर भौंके उधर भौंके। हमारे जवानों में भी थोड़ा डर का प्रभाव था, पर मैंने खुद 4 कोनों पे तो उन्हें लगाया और खुद उनके साथ एक जवान को कि भाई तुम डरो मत, और जब मैं कहूँ तभी फायर करना है। और मैं आधे घंटे 1 घंटे में सिर्फ नाम दे कहूँगी 1 राउंड फायर कर दे मेरी जिधर से फायर आ रहा है। शुरू में तो मिलिटेंटों का बहुत फायर आया, बाद में उन्होंने भी इक्का दुक्का कभी तेज कर दें फिर 1-2 कर दें, इस तरह से चलता रहा। अब सुबह के 3:30 बज गए, थोड़ा मुझे लग रहा कि उजाला होने वाला। अब मेरे दिमाग में विचार आया कि यदि मतलब अभी उजाला हो जाएगा, अभी तक तो अंधेरे का फायदा जैसे उनको था वैसे ही हमको भी था, उन्हें पता नहीं था हम कहाँ, पर उजाला होने पे यदि वो 10, 15, 20 हुए तो हम तो एक्सपोज हो जाएंगे। और ओपन में ही हमने उसकी वो ले रखी थी, कवर ले रखा था, आड़ ले रखी थी। तो मैंने अपने जवानों को कहा, मैंने कहा यार लड़के ही मरेंगे, जब मरना ही है ऐसे टायर की तरह नहीं मरेंगे, यदि उजाला हो गया और मिलिटेंटों ने अपन को घेर लिया तो यहाँ प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं। तो जब तक ये उजाला नहीं होता अपन इन मिलिटेंटों की तरफ भी एडवांस करते हैं, और जब अपन इनके नज़दीक पहुँचेंगे एक आइडिया से, जब मैं कहूँगा तब एक वो सिखाया जाता है फोर्स में असॉल्ट करना, मतलब नज़दीक जाके ऐसे आप पूरी ताकत से फायर करते हुए मतलब दुश्मन पे, जो भी आतंकवादी हैं दुश्मन है जो भी है उस पर हमला करना। तो हम कोई 3:30 पौने 4 बजे सुबह मतलब उसकी तरफ एडवांस करें, आधा पौन घंटा लगा होगा। और फिर हमने अच्छा उससे 10-15 मिनट पहले जब हम वहाँ पहुँचे तब तक उनका फायर मतलब ऑलमोस्ट
15-20 मिनट से या आधे घंटे से फायर उनका नहीं आया था। पर हमने अपनी एक्सरसाइज करी और जब हमने जो नियत जगह थी वहाँ पे हम पहुँचे फायर करते हुए पूरी ताकत के साथ, जो ऑटोमेटिक फायर, वहाँ कोई नहीं मिला हमें और सैकड़ों राउंड खाली पड़े हुए थे। यानी वो मिलिटेंट वो वहाँ पे से अपनी जगह छोड़ चुके थे। तो मेरे को बड़ा हिम्मत बनी, मैंने कहा यार ये मिलिटेंट यहाँ से भाग गए। पर जिस तरह से एम्यूनेशन वो खाली होके रह जाते हैं, वो कोई 300-400-500 पड़े होंगे और भी ज़्यादा होंगे, हमने टटोला नहीं। फिर मुझे लगा ये वहाँ पहुँचे कहते हैं वापस शिव सागर। तो मैंने देखा एक घर में कहीं मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी, तो उसको हमने कहा भाई तू जा और वहाँ जाके एसएसपी को रिपोर्ट करना और वो कहेंगे मतलब हमारे फोर्स को लेकर के आए और हम तब तक तेरे ही घर में हम बैठे हुए हैं। तो वो थोड़ा आधा कच्चा आधा पक्का था, तो उसमें हम शेल्टर लेकर के, मतलब उसमें तो किसी के कोई घुस नहीं सकता था, हमारे हाथ में हथियार थे। तो कोई ये बात रही होगी 5:30 बजे की, 5 तो 8 बजे तक हमारी फोर्स 3 घंटे में वो आ गए पूरे, जितने 30-40 जवान पुलिस के और वो पूरी की पूरी। तब हम वहाँ से वापस विड्रॉ हुए। तो विड्रॉ हुए तो मैं सीधा एसएसपी के पास ही गया। तब तक वहाँ सब पता लग गया था कि बीएसएफ के अधिकारी समेत 5-6 जवान मर गए हैं, मतलब ये खबर फैल चुकी थी। पर मरे नहीं थे, हम तो सब जीवित ही थे। तो वो जयंत हजारिका वो भी आया था मुझे लेने, जो मैंने बताया ना सुल्फा का एक कमांडर था। तो मैंने हाथों हाथ मीटिंग करी एसएसपी उमेश कुमार सिंह के साथ, और उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ऐसा कौन सा एरिया है 10-15 किलोमीटर की रेंज में जहाँ पर ये मिलिटेंट जा करके शेल्टर ले सकते, क्योंकि लगातार मिलिटेंसी में काम करने के कारण मेरे को लग रहा था कि ये मिलिटेंट 4, 3:30-4 बजे वहाँ से भगे होंगे, मतलब छोड़ी होगी इन्होंने अपनी जगह, और ओपन में तो ये चल नहीं सकते। तो ये 7-8 किलो मतलब कोई जगह गए होंगे तो 10-15 किलोमीटर तक ये 2 या 3 घंटे में फिजिकल बहुत फिट होते हैं। इस रेंज में ये 15 किलोमीटर दूर या 20 किलोमीटर दूर के रेंज में कहीं ना कहीं इन्होंने अपना मतलब दूसरा मुकाम चुना होगा, दिन में छुपने का मतलब। तो मैंने उस जयंत सैकिया से कहा, जयंत हजारिका से पूछा यार ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जो मोस्ट तुझे लाइकली लग रहा है और जहाँ पे इनको शेल्टर मिल सकती है। तो उसने मुझे उसको भी थोड़ी बहुत कुछ खबर मिली होगी, तो उसने कहा था ये प्रदीप मोहन का ग्रुप था जो डिविजनल कमांडर है और 8-9 उसमें मिलिटेंट है, और सबसे ज़बरदस्त यही है और ज़बरदस्त ये खतरनाक ग्रुप है। और एक पर्टिकुलर जगह पे 3-4 मिलिटेंट मतलब घर से भागे हुए हैं, मैं ऐसा गाँव जानता हूँ, और उसकी जो दूरी है ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर ही है उस जगह से जहाँ पे एनकाउंटर हुआ। तो मैंने एसएसपी से कहा, मैंने कहा मैं दोबारा जाऊँगा उनकी तलाश में, दोबारा निकलूँगा, बस फ्रेश हो लूँ और मैं अपने साथ जवान ज़्यादा लूँगा। तो वहाँ मिस्टर के शर्मा थे एक एडिशनल एसपी, उसने कहा प्रभाकर मैं भी चलूँगा आपके साथ। और इस जयंत हजारिका ने कहा सर मैं भी चलूँगा। अच्छा, संयोग से जो जगह इसने बताई वहाँ, जो मैंने आपको पहले बताया कि मेरा एक जवान की डेथ हुई थी, ये लोकेशन उस जगह के ही कहीं आसपास थी। और मेरे दिमाग में कहीं बैक कॉर्नर पे ये था कि यार इस जवान की मौत का तो बदला लेना कभी ना कभी। तो जब उन्होंने वो जगह बताई और मुझे याद आया यार ये तो वही है, तो मेरे मन में थोड़ी मतलब बदले की कार्रवाई भी आई कि यार ये हो सकता है दोबारा मुझे चांस मिले, और हो सकता है जब एनकाउंटर हो पहले तब भी इसी ग्रुप के कोई लोग रहे हों। तो मैंने अपने साथ 6 की जगह 12 आदमी कर दिए और 6 पुलिस के, असम पुलिस के कमांडो वो एडिशनल एसपी साथ लेकर के हम फिर 9:30-10 बजे तकरीबन हम निकल गए उस जगह के लिए जहाँ उसने बताया। और उस जगह का नाम था पहलकुआ गाँव, नाम जो उसने जगह बताई। तो हम वही 50-55 किलोमीटर हुई, 1:30 11:30 बजे तक हम एक खेत मतलब एक गांव की जो पगडंडी रहती है उसमें गाड़ी में जा रहे थे 3 जिप्सियों में, और वो जयंत हजारिका एज ए गाइड का काम कर रहा था। और उसने बताया चलते चलते कि सर ये एक मतलब इस जैसे पगडंडी जा रही है तो राइट हैंड पे एक मकान है, तो उस मकान पे उसने कहा सर झोंपड़ियाँ रहती हैं बेसिकली, तो कि सर इस मकान का एक मिलिटेंट। तो हम गए, हमने अंदर एकदम घेरा लगाया, कुछ भी निकला, गरीब लोग ही रहते हैं गाँव में बेसिकली उस समय, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। फिर हम वापस, हमने कहा यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो
तो वापस उसी रोड पे आए जिस पे हम चल रहे थे। फिर हम थोड़े और आगे गए 100 200 200 300 मीटर। तो उसने कहा था एक इस घर का एक नोटेड मतलब काफ़ी ड्रीडेड मिलिटेंट है। तो मैंने कहा एक जवानों को मैंने ब्रीफ कर रखा था कि भाई सबसे पहले पीछे एकदम जब जहाँ भी रुके उनने पीछे जा कर के घेरा, क्योंकि सामने से तो कोई भगेगा नहीं। हर जगह का यही है, चाहे पुलिस में हो चाहे वो अपराधी हो, पीछे से ही भगने की कोशिश करेगा या छत कूदेगा। तो मैंने कहा पीछे से करा करो। तो जो ही हम पीछे गए हमारे जवान, हमने देखा 2-3 लड़के खेत में दौड़ रहे थे। अरे जून का समय था, मई जून का, तो पानी भर जाता है उस समय में, बरसात शुरू हो जाती है नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी धान में। तो इतना इतना पानी में भरा हुआ होगा और उसमें मैंने देखा 2-3 लड़के दौड़ रहे थे। तो जयंत हजारी ने कहा सर ये हो सकता है मिलिटेंट ही। अब मैंने उस एडिशनल एसपी देखा, मैंने कहा साहब आप ये 6 जवान आपके और ये 6 जवान मेरे, इनके पीछे आप जाओ, क्योंकि मुझे उस पर जयंत हजारी ने कहा सर मैं जिस रास्ते से अपन आए हैं उससे घुमा करके आपको दोबारा ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ पे ये निकलेंगे। मुझे ये रास्ते पता है और वहाँ पे जा करके ये निकलेंगे। अभी तो खेत में पानी में वहाँ जा करके ये रास्ता मिल जाएगा और मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो उन 12 आदमियों को मैंने उनके पीछे लगाया। तो सेकंडों में तुम चलो, मतलब एकदम तो वो भी नहीं दौड़ सकते थे। उसने कहा सर समय कम है, और उसने गाड़ी चलाई तो कोई 100-150 मीटर में ही उसने 100 की स्पीड पे गाड़ी ला दी। तो जो ही 2-3 मिनट होंगे, 3-4 मिनट, तो हम रास्ते पे जिस पगडंडी से हम आए उस पगडंडी से 150 मीटर आते ही धमाका हुआ कर्ण पे। जब धमाका हुआ तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो अपने को खेत में बेहोश पड़े हुए पाया पानी में। मतलब कितनी देर बेहोश रहा, 10 सेकंड रहा, 1 मिनट रहा, मुझे पता नहीं। और वो इतना जबरदस्त धमाका था कि मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ। और जब होश आया 1 मिनट लगा, 2 मिनट लगे या आधा, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। पर मैंने देखा मेरे सारे चेहरे से खून निकल रहा है और सब मतलब अंधेरा सा छाया हुआ। तो मैंने कहा यार ये हुआ क्या। फिर मैं समझ गया ये तो माइंड ब्लास्ट हो गया, मतलब आईडी ब्लास्ट हो गया। मतलब मिलिटेंटों ने आईडी लगा रखी थी और उन्होंने मेरी गाड़ी को उड़ा दिया। और मैंने कहा मेरे साथी कहाँ गए, क्योंकि गाड़ी भी नहीं दिख रही और मैं खुद खेत में राइट हैंड पे पड़ा हुआ हूँ उस पानी में। और पानी से मेरे को मतलब मेरा मतलब जागृति आ रही थी। तो मैंने देखा तो एक जवान मुझे नज़र आया, वो भी उसी तरह से बिल्कुल मतलब घबराया हुआ और ऐसे ऐसे देख रहा क्या हुआ। तो बेसिकली हुआ क्या, जब मिलिटेंटों ने आईडी ब्लास्ट करा, वो सेम ग्रुप था किस्मत से जिन्होंने हमको एम्बुश करा, और उन्होंने हमको जाते हुए फिर देख लिया था और उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए कि यार हम नहीं आ जाए, वहाँ पे आईडी लगा दी थी रोड के ऊपर। तो जब हम जा रहे थे ना तब उन्होंने करा नहीं कि ये निकल जाएंगे, पेट्रोलिंग करती रहती है फोर्सेस। पर जब हमने हमारे वो 12 आदमी उधर छोड़े और वो उनके पीछे और इधर आने लगे, तो उनको ये लगा कि उनको उनकी प्रेजेंस नोटिस हो गई और हम उनका घेरा डाल दें। तो उन्होंने ब्लास्ट कर दिया और वो ब्लास्ट ऐसा था, बाद में हमने देखा 5 फीट गहरा और 5 फीट गहरा 5 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। पर एक्चुअली क्या हुआ, गाड़ी की स्पीड 100 थी। तो या तो वो जब गाड़ी उस पर्टिकुलर जो इम्पैक्ट पॉइंट था उससे पहले ब्लास्ट हो गया, या गाड़ी निकलने के भी सेकंड हेयर थिन, मतलब उसमें वो डिफरेंस रहा होगा। मतलब ब्लास्ट का जो उन्होंने ट्रिगर लगाया, इलेक्ट्रिकल ट्रिगर था, वो तार से उस समय, और तो आते नहीं थे ऑटोमेटिक वाले, प्रेशर और ये पुल वाले उस समय कई तरह के होते हैं डिटोनेटर। अब मैंने फिर मेरे को मेरे जवानों की चिंता हुई कि भाई ये जवान कहाँ है। तो पहले वो एक जवान दिखा, फिर वो रो रहा था कि अरे सर आपके तो बहुत ब्लड आ रहा है। अरे मेरे भी दिमाग में ये चल रहा था यार ब्लड तो आ रहा है ये, पर मैंने कहीं मेरे इंट्यूशन ये भी हो रही थी कि मेरे इतनी ज़्यादा गहरी चोट नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग पूरा सोच रहा था क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथी कहाँ है, ये है। तो मैंने देखा कि मतलब चोट तो मुझे लगी है, पर कितनी लगी, मतलब ऐसी गहरी नहीं लगी कि मैं मर जाऊं या बिल्कुल इनकेपेसिटेट हो जाऊं। तो मैंने कहा तू चिंता मत कर, तू मेरे लिए हटा। तो मैंने देखा वो छोटे छोटे जो उसके कांच निकले होंगे जो जिप्सी के टूट करके, उससे मेरे यहाँ पे छोटे छोटे छेद हो रखे थे। तो उससे मेरे को बड़ा साहस आया। मैंने कहा कल भी हम बच गए और आज भी बच गए, तो ये तो भगवान का चमत्कार है। मतलब
मुझे नहीं मरना है, मतलब नहीं तो कल भी ऐसी जो मतलब एम्बुश इतना नजदीक से करें तो रेयर चांस है, अपन सब बैठे हुए हैं और अपन को कोई गोली मारे और किसी को नहीं लगे तो भगवान के आशीर्वाद से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। फिर मैंने अपने और जवान देखे जो 6 में से एक तो आई गया, फिर मैंने देखा वो सब ऐसे कोई 20 मीटर, बेसिकली जब ब्लास्ट हुआ ना तो जो ब्लास्ट के वेव्स चलती हैं उस पे मरता आदमी उन वेव्स से वो काटती हैं आदमी को, इतनी जबरदस्त ब्लास्ट में वेव्स निकलती हैं, तो वो सब उससे ही वो गाड़ी से अपने आप ऐसे गिरे जैसे कुछ दिन उछाल उछाल करके फेंक दिया, तो 50-70 मीटर में कोई इधर गिरा और वो सब शून्यावस्था में ही थे। हुआ क्या ये, तो वो जयंत हजारी का दिख गया मुझे 70-80 मीटर पे, और वो मैंने गया उसके पास, वो बुरी तरह घबराया हुआ था, वो अपने को बर्मा ट्रेंड और अफगानिस्तान में ट्रेंड कहता था, ये मैंने अफगानिस्तान में भी ट्रेनिंग करी हुई। तो इससे आप समझ सकते हैं मतलब कहाँ कहाँ इनके कनेक्शन मतलब मिलिटेंटों के रहते हैं, जो झूठा सच्चा जो भी कहता था हम तो मानते थे ये रहा होगा जरूर, और वो बुरी तरह घबराया हुआ कि ये मार देगा, और प्रदीप मोहन का जो डर था वो बहुत ज़्यादा था, तो मैं तो नहीं लड़ूंगा और मेरी तो बालक होने वाला है और ये है वो है, और उसने तो उसके पास भी हथियार था एक वेपन यूएस कार्बाइन उसके पास थी, उसने कहा सर ये भी आप पकड़ो, और मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से, और वो जब तक मैं समझूँ उसने अपने कपड़े खोले, और वो तो मतलब था कि उसकी आइडेंटिटी, वो तो ये इतना डरा हुआ था कि मैंने कहा तू जा, अब मेरा खुद का हथियार नहीं मिल रहा था, मैंने कहा मेरा हथियार कहाँ गया, तो मैंने देखा जिप्सी मेरी कोई 100 मीटर दूर उल्टी पड़ी हुई थी, मैंने कहा हो सकता है जब इम्पैक्ट से मैं गिरा तो हथियार वहीं छूट गया हो। अब मैं मेरे जवानों को कहता तुम जाके देखो, और सामने से फायर आ रहा था इस बीच में, भाई सारी घटना में सामने से मिलिटेंट फायर कर रहे, ऐसा नहीं कि ब्लास्ट तो करके, वो लगातार फायर कर रहे। अच्छा, आपके 12 साथी जिनको आप छोड़ आए थे, वो बता रहा हूँ ना मैं, वो 12 के 12 क्या हुआ जब ब्लास्ट हुआ और फायर हुआ, तो वो तो सबके सब वो वहीं वो हो गए, जमीन से ही चिपक गए, उन्होंने सोचा हम सब मर गए, भाई ये रोड चल रहा था, इस साइड पे वो थे, इस साइड पे हम करे, तो मिलिटेंटों का टारगेट ये रहा था, और मिलिटेंट भी इस साइड पे थे, ये मिलिटेंट थे, ये वो 12 साथी थे, ये वो रोड था, और इस तरफ हम आके गिरे, तो मिलिटेंटों का टारगेट ये था कि हमें मार के हमारे हथियार लेके इधर भग गए होते, और वो हमारे साथी तो बेचारे डिमोरलाइज हो गए जब उन्होंने इतना ब्लास्ट 5 मिनट के अंदर देखा और फायर, तो कोई तरीका नहीं था जानने का कि ये हुआ क्या, और हमारे जब तक हम फायर करें और उनका फायर चल रहा था तो ये भी नहीं पता, तो वो तो वहीं हो गए, तो वो जो पुलिस के कमांडो थे वो तो दौड़ लगा दी उन्होंने पीछे की तरफ, वो एडिशनल एसपी को छोड़ के, और एडिशनल एसपी हमारे जवानों को कहें कि साहब तो भैया तुम लोग मुझे छोड़ के मत जाना, और हमारे जवान खुद डिमोरलाइज की साहब भी मारा गया, कि अब क्या करें, तो वो सब किंग कर्तव्य मूड होकर के वो वहीं अपने चिपक गए जमीन से, ये बेसिकली हुआ। अब मैं जब वो गाड़ी पर पहुंचा तो मैंने देखा मेरा हथियार भगवान की कृपा से उसमें वो पड़ा हुआ, 2 मैगजीन मेरे पास थी, और उस दिन जब एम्बुश हुआ तब मेरे पास पिस्टल था, पर मैंने लेसन लर्न करते हुए कार्बाइन ले ली थी मेरे साथ में, तो मैंने वो कार्बाइन निकाली, वापस उसी जगह पर आया जहाँ पे मैं गिरा था, और तब तक मैंने मेरे 5 जवान इकट्ठे कर लिए थे, मतलब वो भी 20-20 मीटर पे, और वो इसी तरह 1-1, 2-2 करके मैं उन्हें कह रहा था तुम राउंड फायर करो, तो मैंने मेरे जवानों से कहा, मैंने कहा देखो यार अपन कल भी बच गए, और आज तो अपना बचने का मतलब ही नहीं था, इसका मतलब है नियति कुछ और है, मतलब मरना अपन को नहीं है पता, अपन मरेंगे नहीं, कुछ अमरता का वरदान सा लग रहा है, इधर 2 इंसिडेंट में अपन मारे जाते, 500% मारे जाते हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा कि इन 2 इतने क्लोज एम्बुश और इससे कोई बच जाए, तो मैंने कहा मैं तो इनकी तरफ अब मार्च करूंगा, तुम में से कौन चलोगे, मतलब डायरेक्ट फेस टू फेस फाइट करेंगे, तो 5 जवान बहादुर से फिजिकल इफेक्ट कहने लगे सर हम आपके साथ चलेंगे चाहे कुछ भी, तो आप ये मानिए कि 30-40 मीटर वो जो बीच की एक पगडंडी जिसमें हमारी गाड़ी थी, वो पानी भरा हुआ था, दोनों तरफ पानी था, इतना इतना पानी, और कोई पता नहीं पड़ रहा था कहाँ से, और वो जहाँ मिलिटेंट थे वो ग्रोव था एक, मतलब एक झोंपड़ी में वो पेड़ पौधे, तो पता नहीं पड़ रहा था कहाँ से फायर आ रहा है, तो कोई 1.5 घंटा में 40-50 मीटर मतलब आगे बढ़ने में लगा होगा उस फायरिंग के लिए, इतने में हम मतलब इतने आधा 1 घंटा तो हम गिरे पड़े रहे, फिर वो 1.5 घंटा, तब तक हम मतलब होना है जो हो ही जाए, तो मैं ऐसे उठ करके ऐसे देखने लगा, मैंने कहा यार ये हुआ क्या,
तो मैंने देखा जब मैं ऐसे करके उठा तो मुझे दो लड़के कोई मेरे से 150-200 मीटर आगे भागते हुए नजर आए। उनमें से एक के हाथ में मैंने देखा LMG थी, लाइट मशीन गन जो कहते हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार ये मिलिटेंट भग गए। मैंने कहा वो जो पहले शुरू में जो दो देखे जिनके पीछे हमने कहा था, मैंने कहा ये पूरा ग्रुप ही था, तो दो तो वो भग गए और हो सकता है लास्ट वाले दो बचे हों। तो ये भी निकल रहे हैं। अब उन पर फायर करा हमने, पर वो रेंज से ऑलमोस्ट मतलब बहुत मुश्किल था पानी में खड़े होकर। तो मैं ऐसे ऐसे करके देख रहा था, तो मुझे एकदम जो हमारे जवान जो इस साइड पे थे और मेरे बीच में मुझे 2-3 ऐसी गर्दनें मेरी तरह ही लगा, मुझे कोई देख रहा है, मतलब कोई टटोल रहा है। और मैंने कहा ये तो मिलिटेंट ही दिखता है। तो उससे हमारा जो साहस था वो वापस लौट आया और हमने उनकी तरफ मतलब एडवांस करने लगे, मतलब क्रॉल करते हुए। और तब तक मेरे जवानों को पता लग गया था कि सांप बच गया। उन्होंने फायर सुन लिया था, कुछ हमने शोर भी मचाया, भाई तुम अपनी जगह मत छोड़ना और मिलिटेंट है। जितना हम गले में ताकत थी तो हम उनकी तरफ मिलिटेंटों की तरफ बढ़ने लगे। जब मिलिटेंटों की तरफ बढ़ने लगे तो उनके बीच में एक छोटा सा नाला सा बह रहा था और हमारी साइड पे पेड़ थे, कोई मोटे तने के 2-3 पेड़ थे और उनकी तरफ कुछ भी नहीं था। तो पेड़ की कवर लेके मैंने उनको चैलेंज करा। मैंने कहा भाई तुम सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम सारे मारे जाओगे। दो ही दिख रहे थे मुझे। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है साहब हम करता है। तो एक बंदा खड़ा हुआ और ऐसे खड़ा होकर के हाथ सरेंडर के, और उसने जब तक मैं समझूं तब तक उसने हाथ में ग्रेनेड था, उसके चाइनीज ग्रेनेड, उसने वो ग्रेनेड हमारी तरफ लॉक कर दिया। पर वो फिर भगवान क्योंकि बचना था, हमें लगा था, वो ग्रेनेड उस नाले में जाके गिरा और उसमें जाके फटा। तो जो उसके जो स्प्लिंटर और वो थे वो सारा इम्पैक्ट वहीं रह गया। मैंने कहा अब तो इनको मारना ही बहुत जरूरी है। तो हमने एम लेकर के मारना शुरू करा। उधर से भी फायर आ रहा था, हमारे जवान भी आगे बढ़ने लग गए। जब उन्होंने देखा, बहुत दूर तो वो भी नहीं थे, 70-80 मीटर थे। तो साहब वो फिर हम जब वहाँ जा करके देखे, फाइनली आधा 1 घंटा जो भी होगा, 6 मिलिटेंट हमने प्रदीप वहाँ, तो वो सारे के सारे जितने थे वो जो भग गए वो तो थे। तो मेरे ख्याल से 2 तो पहले भगे, 2 वो जो मैंने कहा बाद में, और 6 जने ये प्रदीप मोहन के था। तब हमें पता नहीं था कौन मरा। जब ये एनकाउंटर खत्म हुआ शाम को 4 बजे, वो जयंत हजारी का था। वो आप मानेंगे नहीं, कम से कम 500 या 1000 आर्मी के जवान और पुलिस के जवान वहाँ पे आए। तब तक तो ये सारे के सारे मिलिटेंट हम मार चुके थे। तो उसने आइडेंटिटी, और सब 6 के पास ऑटोमेटिक वेपन, और उसने ये बताया कि सर यही प्रदीप मोहन है, क्योंकि वो जानता था। और ऐसे कार्य के लिए मुझे एक हमारा मतलब कुछ भी नहीं मिला, मतलब इतना, मतलब ये ऐसे एनकाउंटर, मतलब ऐसी स्थितियों में मतलब रेयर से रेयर होता है मतलब और एक मतलब DGCR जो कमेंडेशन रोल जो वैसे ही दे दिया जाता है, अच्छा खाना खिला दो, लो साहब ये ले लो, तो ये वो करता है। देखो मैं आपको फोटो दिखाऊं इसकी, इन मिलिटेंटों की तब से, तब फोटो होती नहीं थी, पता नहीं कैसे खींची होगी। ये देखिए, ये 6